शिवराज सरकार ने फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लगातार सरकार कर्ज ले रही है ताकि जो कामकाज है उन्हें किया जा सके, लेकिन इस दौरान जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है सरकार पर और 1000 करोड़ रुपए का कर्ज एक बार फिर से सरकार को लेना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। सरकार जिस तरीके से कर्ज ले रही है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव को देखते हुए जो घोषणाएं की गई, जो ऐलान किए गए, उनको लेकर अब सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक घोषणा किसानों के लिए भी की गई जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से 4000 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों को, और ये सब पैसा फिलहाल पूरा करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। और जहां जहां उपचुनाव होने वहां भी लगातार कुछ घोषणाएं हुई हैं और 12 साल के लिए कर्जा लिया गया है। शिवराज सरकार ने फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है और इस बार ये 12 साल के लिए कर्ज लिया गया है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पूरी तरीके से जो वित्त प्रबंधन है वो गलत तरीके से सरकार कर रही है और प्रदेश की जनता पर कर्ज का भार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वित्त प्रबंधन ठीक से सरकार नहीं करवा पा रही है। और शिवराज सरकार ने अब 1000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर से ले लिया है। इस दौरान सरकार लगातार कर्जे बांट भी रही है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हमने देखा है कि सरकार की तरफ से जो रिक्शा चालक हैं या जो फेरी लगाते हैं उनको भी कर्जा दिया जा रहा है 10,000 रुपये तक का। तो अब सरकार को इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए अब 12 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का और कर्ज सरकार की तरफ से लिया गया है और इससे कर्ज का जो भार है वो और ज़्यादा फिलहाल प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। लगातार जब से सरकार बनी है मार्च से जो कर्ज लेने का सिलसिला है वो चल रहा है। हालांकि पिछली सब कर्ज ले रही थी और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती है। कोरोना के दौर में काफ़ी नुकसान भी राजस्व को हुआ है। अब उस राजस्व की पूर्ति भी करनी है और साथ ही उपचुनाव को देखते हुए लगातार योजनाओं को भी आगे बढ़ाना है, किसानों के खातों में पैसा भेजना है, जो मुआवजा बनता है सरकार का किसानों का वो भी लगातार भेजने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में 1000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर से ले लिया गया है और इस बार 12 साल के लिए ये कर्ज सरकार ने लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवराज सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर से लिया गया है और 12 साल के लिए कर्ज लिया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, एक बार फिर से कर्जा लेने की नौबत आई है, क्या अपडेट? 1000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, ऐसे में वापस से फिर से कर्जा लेना, लगातार कर्जा लेना, यानी अभी 7 महीनों की बात करेंगे तो 8500 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। औसतन 1200 करोड़ रुपए का कर्ज हर माह लिया जा रहा है और अभी आज ही ऑप्शन खुला है, बिड डली है और 12 साल के लिए ये 1000 करोड़ रुपए उठाए गए और वो भी तब जब जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है। 2 दिन पहले ही जीएसटी का पैसा राज्य को मिला है, लेकिन जो कैश लिक्विडिटी है, बार बार कैश फ्लो की बात करेंगे, वेतन भत्ते को बांटने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। 15 से 20 तारीख तक ऐसी स्थिति बनती है जहां कैश फ्लो अटकता है। तो इन सबको बनाए रखने के लिए, हालांकि ये कर्ज बाजार से उठाया जाता तो कहा जाता है कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, पूंजीगत निवेश के लिए लिया जा रहा है और उसके लिए आधार बताए जाते हैं, जिससे कि कर्ज को पटाए जाने का रास्ता भी बताया जाता है कि इस तरह से कर्ज वापस होगा। और लेकिन जो पैसा खर्च हो रहा है कर्ज के ऊपर वो वेतन भत्तों पे ही खर्च हो रहा है या जो विकास की योजनाओं के नाम पर जो हितग्राही कल्याणकारी योजना चलाई रही उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। और जिस तरह से सरकार का बजट है, सरकार ने हालांकि पूरी कोशिश की है कि जो गैर जरूरी खर्चे रोके जाए, लेकिन जिस तरह से आर्थिक संकट कोरोना महामारी के चलते हुआ है और जिस तरह रिकवरी होनी थी, आय के स्रोत होने थे, वो कमजोर हुए हैं, तो उसके चलते सरकार लगातार कर्ज पे कर्ज ले रही है। और हरीश जी, अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब सप्ताह कल्याण भी मनाया गया उनके जन्मदिन के अवसर पर। इस दौरान सरकार ने कई वर्गों को कर्जा देने की बात भी कही है, चाहे किसान हो, फेरी वाले हो या स्वयं सहायता समूह हो। तो यहां भी सरकार को पैसा लगाना है और शायद इसलिए अब इन योजनाओं को पूरा करने के लिए उपचुनाव से पहले जनता के हित को दिखाने के लिए भी सरकार को इस तरीके से कर्जा लेना पड़ रहा है।
निश्चित तौर पे ये बात बार बार आ रही है कि जिस तरह से अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्मचारी संगठनों ने, मंत्रालय सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने एक सरकार को ज्ञापन दिया। उसमें ये भी कहा कि उन्हें डर है कि उनके वेतन भत्तों में कटौती न की जाए। यानी कहीं ना कहीं एक कर्मचारी अधिकारियों में ये खौफ भी बैठ गया है। उन्होंने हालांकि ये साथ में ज्ञापन में कहा कि इस तरह की बातें हमने सुनी है और अज्ञात सूत्रों से पता है कि हमारे वेतन भत्ते में फाइनेंस कटौती की तैयारी कर रहा है। यानी उनका वेतन भत्ता नहीं दिया गया, उनके महंगाई भत्ते नहीं दिए गए, उनका एरियर्स जो था वो नहीं मिला गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी को वेतन भत्ते कटौती हो रहे हैं, वही कल्याणकारी योजना में पैसा बांटा जा रहा है, तो उसको लेकर नाराजगी भी है। लेकिन सरकार को अपनी मौजूदगी दिखानी है, उपचुनाव का माहौल है, सरकार को जन कल्याणकारी सरकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यूएसपी रही है, गरीब, किसान और कमजोर शोषित पीड़ित वर्ग का उनको पैसा मिलता रहे, तो उसको लेकर कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह सरकार की खजाने की हालत है वो कहीं ना कहीं चिंता जताती है और यही वजह है कि सरकार उसको मेंटेन नकली कर्जे पे कर्ज ले रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने की छूट दे रखी है कोरोना महामारी के चलते, लेकिन जितना कर्ज लिया जाएगा उसे पटाना भी है। इस बात को अभी शायद नेता नहीं सोच रहे हैं और कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं और ये आने वाला समय सरकार के लिए बड़ा भारी साबित हो सकता है। वर्तमान की कर्ज की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का मध्य प्रदेश पे कर्ज हो चुका है, तो ये चिंता की बात है। हालांकि जब हम वित्त विभाग से बात करते हैं, फाइनेंस विभाग से बात करते हैं, तो उनका कहना है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कर्ज है जो सड़क बनने में काम आएगा, गांवों तक सड़क जाएंगी, विकास होगा, पैसा रोटेशन होगा। वो इकोनॉमिक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं और इस बात को हमें सेटिस्फाई करते हैं कि ये कर्ज लेना गलत नहीं है। लेकिन जो हमारे अन्य विशेषज्ञों से बात हो रही है कि लगातार कर्ज लेकर सरकार जिस तरह से पैसा बांट रही है जन कल्याणकारी योजना में, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अगर विकास कार्य पर खर्च करे पैसा तो इसका पैसा रिटर्न हो सकता है, लेकिन जो पैसा विकास कार्य के नाम पे लेकर जन कल्याणकारी योजना बांटा जा रहा है, हितग्राहियों को दिया जा रहा है, वो जरूर सरकार को नुकसानदायक हो सकता है। और आज नहीं, इसके विपरीत परिणाम जो आने वाले 10-12 सालों बाद दिखेंगे। और हरीश जी, जिस तरीके से कर्मचारियों ने आशंकाएं जताई हैं अपने वेतन कटौती को लेकर आने वाले समय में, अब सरकार के पास ऑप्शन भी ज्यादा है नहीं कि वो खर्चे अपने कम कर सके। वो ज्यादा खर्चे अपने वेतन में ही कम कर सकती है, चाहे नेताओं के हों या कर्मचारियों के हों। तो जिस तरीके से कर्जा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर दबाव है इस वक्त, आपको लगता है कि ये जो आशंकाएं हैं कर्मचारियों की आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है हमें पूरी होती हुई? निश्चित तौर पे आशंका है। और जो कर्मचारी अधिकारी संघ है मंत्रालय का, ये वो लोग हैं जो मंत्रालय में काम करते हैं, हर गोपनीय विभाग में पदस्थ हैं, उन्हीं की सूचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव बना है, कहीं ना कहीं चर्चा हुई है, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के नीचे जितने कर्मचारी संगठन जो अंडर सेक्रेटरी और एसओ और बाबू लिपिक वर्ग के जो लोग हैं, ये सब संगठन के पदाधिकारी है। तो जो भी फाइल मूव होती है, प्रस्ताव बनता है, अंडर सेक्रेटरी के यहाँ से प्रस्ताव तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके कानों तक पहुंची है, कहीं ना कहीं मीटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अन्य राज्यों की बात करें, दूसरे राज्यों में 25-30% तक वेतन में कटौती की गई है, तो उन राज्यों का हवाला देते हुए, उन राज्यों को बताते हुए कि आर्थिक स्थिति में अन्य राज्यों में कर्नाटक की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें जहां पर 30% वेतन कटौती हुई है, उनका राज्यों हवाला देते हुए यहाँ प्रस्ताव तैयार करने की बात बनी है, चली है। हालांकि प्रस्ताव तैयार हुआ कि नहीं हुआ, उस पर आगे कितनी सहमति बनी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसको देखते हुए, संभावना को देखते हुए कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी आशंका जता दी और विरोध दर्ज करा दिया है। हालांकि अभी इस पर कोई ठोस जवाब सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने इतना ही कहा है कि अब इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं, आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। इस तरह का आश्वासन कर्मचारी अधिकारी संगठनों को नहीं दिया है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं भय है। दूसरा, उनमें रोष इस बात को लेकर भी है कि जब सरकार खुले मन से पैसा बांट रही है, दूसरे उपचुनावों के अंदर विधानसभाओं में हजारों करोड़ के लोकार्पण, भूमि पूजन किए जा रहे हैं, तो फिर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों, उनके जो अधिकार उनमें कटौती क्यों? तो कई सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार के सामने 28 उपचुनाव, इसके बाद ठीक बाद नगरीय चुनाव, उसके ठीक बाद पंचायत चुनाव, इसके ठीक बाद मंडी चुनाव, उसके बाद सहकारिता चुनाव, यानी 4 चुनाव ऐसे सरकार के सामने रखे हैं उपचुनाव के बाद में, जहां सरकार को घोषणाएं करनी होगी, जहां सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, जहां सरकार को जनता के बीच में जाना होगा। तो ऐसे में फंड कैसे आएगा, बजट कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं कटौती ही करनी होगी। जिस तरह से कोरोना महामारी चलते जो मुख्य आय स्रोत है राज्य सरकार के, पेट्रोल डीजल से पैसा आता है, आबकारी से पैसा आना है, फॉरेस्ट से पैसा आना है और माइनिंग से पैसा आना है, ये ऐसा फंड है जिसमें अच्छा खासा फंड आता है। बाकी जीएसटी का रिटर्न मिलता है, लेकिन जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हुआ, जीएसटी का हिस्सा कम हुआ है, वहीं आबकारी, पेट्रोल डीजल, रजिस्ट्री, स्टाम्प पंजीयन, फॉरेस्ट और माइनिंग,
यहाँ का भी रेशो कम हुआ है। कुल मिला के 35 से 40% की जो कटौती हुई है रेवेन्यू में, वो एक सरकार के लिए चिंता की बात है। सरकार अब कम पैसे के अंदर कैसे खर्च करे, तो या तो कर्जा ज्यादा ले और गैर जरूरी खर्चे रोके। तो गैर जरूरी खर्चे रोके जा चुके हैं, अब वेतन भत्तों पे कटौती की ही बात बनती है। तो चूंकि मध्य प्रदेश का बजट 1 लाख 2.25 लाख करोड़ के आसपास जाता है, जिसमें अकेला 70 से 75 हजार स्थापना यानी वेतन भत्तों पे जाता है। तो 70 से 75 हजार करोड़ रुपए कब में अगर कुछ कटौती करते हैं तो 5-7 हजार करोड़ 10% भी करते हैं तो कम से कम 7-7.5 हजार करोड़ की राहत राज्य सरकार को मिल सकती है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि सरकार कर्मचारी अधिकारियों का रोज झेल पाएगी, वो उन्हें किस तरह मना पाएगी, ये अलग चिंता की बात है।